एक 19 साल का लड़का, और वो कुछ ऐसा कर दिखाता है जो पिछले 200 सालों में कोई नहीं कर पाया। और जब मैं कहता हूं कुछ, तो मेरा मतलब किसी छोटी मोटी चीज से नहीं है। प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक सब उसकी तारीफ कर रहे हैं। काशी में तो उसकी भव्य शोभा यात्रा भी निकाली गई। मतलब ऐसा लगा जैसे कोई जंग जीत कर लौटा हो। तो सवाल ये है कि इस लड़के ने आखिर ऐसा क्या कर दिया है। आज की हमारी चर्चा इसी कमाल की उपलब्धि पर है। हमारे सामने जो जानकारी है वो हमें 19 साल के वेदमूर्ति देवव्रत महेश रेखे और उनकी इस असाधारण कारनामे के बारे में बताती है। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये दंडक्रम पारायण आखिर है क्या भला, 200 साल बाद इस रिकॉर्ड के टूटने पर इतनी बात क्यों हो रही है, और ये हमारी संस्कृति, हमारे ज्ञान और हमारे नायकों के बारे में क्या बड़े सवाल खड़े करती है। चलिए इस दिलचस्प कहानी की परतों को खोलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उस लड़के की और उसकी उपलब्धि की। ये 19 साल के देवव्रत महेश रेखे हैं कौन, और उन्होंने असल में किया क्या है। मैंने जब पहली बार इसके बारे में पढ़ा तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ। जानकारी के मुताबिक वे महाराष्ट्र के अहिल्यानगर के रहने वाले हैं और उन्होंने वाराणसी में लगातार 50 दिनों तक बिना रुके शुक्ल यजुर्वेद के लगभग 2000 मंत्रों का दंडक्रम पारायण पूरा किया है। सुनने में ही ये बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन असली कहानी तो इसके तरीके में छिपी है। बिल्कुल। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा फैसिनेट करती है वो सिर्फ 50 दिन या 2000 मंत्र नहीं है। अच्छा। वो तरीका है जिससे इसे किया गया। दंडक्रम पारायण को वेदों को याद रखने और पढ़ने की सबसे कठिन विधि माना जाता है। सबसे कठिन? हाँ, इसे अष्टविकृति यानी वेदों को पढ़ने के 8 मुश्किल तरीकों में से एक गिना जाता है, और ये उन 8 में भी सबसे जटिल है। इसे थोड़ा और सरल करते हैं ताकि हम सब इसकी मुश्किल को सच में महसूस कर सकें। मैंने इसे समझने की कोशिश की। इसमें पहले मंत्रों को सीधा पढ़ा जाता है जी, फिर उन्हीं मंत्रों को उल्टा पढ़ा जाता है। सही। और हर एक शब्द को पकड़कर आगे पीछे कई तरीकों से बोला जाता है जी। जैसे एक उदाहरण दिया गया है, अगर नाम मैथिली महेश रेखे हों जी, तो उसे मैथिली महेश, महेश मैथिली, रेखे महेश मैथिली, ऐसे कई क्रमों में बोला जाता है। एक दंड या लाठी घुमाने जैसा पैटर्न। सही समझे। अब इसी पैटर्न को 2000 अलग अलग मंत्रों के साथ, हर एक शब्द के साथ बिना कोई गलती किए दोहराना है। बाप रे। और ये सब रोज 4 घंटे लगातार 50 दिनों तक बिना रुके और एकदम शुद्ध उच्चारण के साथ करना होता है। मैं तो अपना फोन नंबर सीधा उल्टा नहीं बोल सकता हूँ, यहाँ 2000 मंत्रों की बात हो रही है। ये वाकई असाधारण है। ये सिर्फ याददाश्त का खेल नहीं है। आप सोचिए, ये दिमागी तौर पर एक मैराथन दौड़ने जैसा है। पर यहाँ आपको हर कदम पर गणित के सबसे मुश्किल सवाल भी हल करने हैं, और वो भी बिना 1 सेकंड रुके, लगातार 50 दिनों तक। तो ये एकाग्रता, अनुशासन और उच्चारण की एक चरम परीक्षा हुई। बिल्कुल। और ये सिर्फ गुरु शिष्य परंपरा से ही सीखी जा सकती है। एक बहुत अच्छी बात जो सामने आई वो ये है कि इसे कहीं से डाउनलोड नहीं किया जा सकता। इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। तो ये साफ है कि ये दिमागी और शारीरिक सहन शक्ति की एक अविश्वसनीय परीक्षा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आज इस दौर में जहां हमारे पास सुपर कंप्यूटर्स और क्लाउड स्टोरेज हैं, 200 साल पुराने इस रिकॉर्ड के टूटने की इतनी चर्चा क्यों हो रही है? इसका आज के जमाने में क्या मतलब है? अगर हम इसे बड़े नजरिए से देखें तो ये ज्ञान की एक पूरी तरह से अलग व्यवस्था का प्रतीक है। अलग व्यवस्था? हाँ। आज जब सिलिकॉन वैली में ये बहस चल रही है कि क्या एआई इंसानियत का अंत कर देगा, क्या टेक्नोलॉजी हमारे दिमाग को कमजोर कर रही है, तब ये उपलब्धि दिखाती है कि कुछ चीजें कभी ऑटोमेट नहीं हो सकती। ये मानव मस्तिष्क की असीम क्षमताओं का एक जीता जागता सबूत है। यहाँ पर यह बात और भी गहरी हो जाती है। इस विषय पर जो लेख मिले हैं वो इसे भारतीय सनातन संस्कृति की 5000 साल पुरानी अटूट मेमोरी चेन का एक बड़ा उदाहरण कहते हैं। अटूट मेमोरी चेन? सोचिए, ये उस संस्कृति की बात हो रही है जिस पर लगातार हमले हुए, विश्वविद्यालयों को जलाया गया, साहित्य को नष्ट करने की कोशिश की गई, लेकिन ये मौखिक परंपरा फिर भी जिंदा रही। हाँ, ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक सिर्फ सुनकर और याद रखकर पहुंचाई गई। कमाल है। और इसी से जुड़ा एक बहुत दिलचस्प विचार सामने आता है। क्या? पश्चिम अपने लोगों और अपने घटनाओं को याद रखने के लिए पत्थर के स्मारक बनाता है, म्यूजियम बनाता है। सही बात है। जबकि भारत में ऐसी परंपराएं विकसित हुई जिसमें लोग खुद ज्ञान के चलते फिरते स्मारक बन जाते हैं। वाह, चलते फिरते स्मारक, ये बात बहुत गहरी है। मतलब? इसका मतलब तो ये हुआ कि हमारी संस्कृति में ज्ञान को किसी इमारत में कैद नहीं किया गया, बल्कि इसे इंसानों के जरिए जिंदा रखा गया। बिल्कुल। और ये ज्यादा टिकाऊ भी है।
इमारतें टूट सकती हैं, किताबें जल सकती हैं, डिजिटल डेटा करप्ट हो सकता है। लेकिन एक परंपरा जो गुरु शिष्य के जरिए पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है, उसे मिटाना लगभग नामुमकिन है। एक तरह का बायोलॉजिकल बैकअप है हमारी सभ्यता का। इसे एक और तरीके से भी समझाया गया है जी, कि ये इंसानों द्वारा विकसित सबसे परिष्कृत सूचना संरक्षण तकनीक है। हाँ, इंफॉर्मेशन स्टोरेज टेक्नोलॉजी। सोचिए, इसमें कोई हार्ड ड्राइव नहीं है, कोई सर्वर नहीं है, कोई क्लाउड स्टोरेज नहीं है। कुछ भी नहीं। इसमें सिर्फ एक ध्वनि है, एक प्रशिक्षित मन है और ज्ञान की एक अटूट श्रृंखला है जो हजारों सालों से चली आ रही है। और ये वो तकनीक है जो तब भी जिंदा रहेगी जब बिजली चली जाएगी और दुनिया के सारे डेटा सेंटर फेल हो जाएंगे। तो एक तरफ इतनी कठिन साधना, 200 साल का रिकॉर्ड टूटना और प्रधानमंत्री तक से तारीफ। ऐसा लगता है कि इस पर तो पूरे देश को गर्व होना चाहिए। होना तो चाहिए, लेकिन जैसा कि हमें जानकारी मिली है, कहानी में एक ट्विस्ट है। अच्छा। सोशल मीडिया पर एक बिल्कुल अलग ही बहस छिड़ गई जो इस पूरी उपलब्धि के मायने पर ही सवाल उठाती है। अच्छा, ये तो और भी दिलचस्प है क्योंकि हर बड़ी चीज पर दो राय तो होती ही हैं। तो क्या कहा जा रहा है? कई लोग पूछ रहे हैं, इससे फायदा क्या हुआ? इससे कितने सैटेलाइट छूटेंगे? कुछ तो यहाँ तक कह रहे हैं कि एक लड़के की जिंदगी बर्बाद कर दी। हाँ, मैंने भी स्रोतों में वो तर्क देखे। इससे कितने सैटेलाइट्स लॉन्च होंगे वाला सवाल। ये एक तरह का यूटिलिटेरियन आर्ग्यूमेंट है। मतलब हर चीज का मूल्य उसके तात्कालिक उपयोग से आंकना। बिल्कुल। और यहीं से समाज के लिए एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि हम असल में किन चीजों को महत्व देते हैं। क्या हर उपलब्धि का मूल्यांकन सिर्फ और सिर्फ पैसे या टेक्नोलॉजी के चश्मे से ही होना चाहिए? ये बहुत जरूरी सवाल है। बिल्कुल। और इसके जवाब में कुछ बहुत सटीक और सोचने पर मजबूर करने वाले उदाहरण दिए गए हैं। जैसे चीन के एथलीट जब ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतते हैं, तो क्या कोई पूछता है कि इससे वहां के गरीबों का कल्याण कैसे होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम उसे राष्ट्रीय गौरव की तरह देखते हैं। या जब किसी साहित्यकार को कोई बड़ा पुरस्कार मिलता है, तो हम ये हिसाब नहीं लगाते कि इससे देश की अर्थव्यवस्था में क्या इजाफा हुआ। सही बात है। और सबसे अच्छा उदाहरण है खेल का। जब रोनाल्डो या मेसी कोई गोल करते हैं, तो दुनिया भर में करोड़ों लोग जश्न मनाते हैं। हाँ। उस गोल से हमारी जेब में क्या आता है? कुछ नहीं। फिर भी हम उस मानवीय कौशल और उपलब्धि का जश्न मनाते हैं। तो तर्क ये है कि हम अपनी ही सांस्कृतिक उपलब्धियों पर वो पैमाना लगा रहे हैं जो हम कला या खेल पर कभी नहीं लगाते। एक तरह का डबल स्टैंडर्ड। हाँ। यही बात सामने आती है कि एक लंबे प्रोपेगेंडा ने समाज में एक तरह की हीन भावना पैदा कर दी है, जिससे लोग अपनी ही संस्कृति की ऐसी असाधारण सफलताओं का जश्न मनाने से हिचकिचाते हैं। मतलब अंदर से तो खुश होते हैं, लेकिन बाहरी आलोचना के डर से खुलकर सामने नहीं आते। ये भी एक दिलचस्प पहलू है कि हम दूसरों की उपलब्धियों की तारीफ करने में आगे रहते हैं। जैसे अंग्रेज अपने इतिहास पर गर्व करते हैं, फ्रांसीसी अपने फैशन पर और इटालियन अपनी कला पर। जी। तो फिर वैदिक ज्ञान की इस प्राचीन और वैज्ञानिक धरोहर पर गर्व करने में हमें क्यों हिचकना चाहिए? बिल्कुल। ये तर्क की कला या संस्कृति का जीडीपी से क्या लेना देना है, ये अपने आप में ही बहुत खोखला है। सही। मानवता की सबसे बड़ी उपलब्धियां हमेशा शारीरिक और मानसिक शक्ति की पराकाष्ठा ही मानी गई हैं, चाहे वो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना हो या वेदों का दंड क्रम पारायण करना। बिल्कुल। तो इस पूरी बहस और जश्न के केंद्र में जो 19 साल का लड़का है, वेदोमूर्ति देवव्रत, जब उससे पूछा गया कि इतना सब कुछ हासिल करके कैसा लग रहा है, मतलब प्रधानमंत्री से लेकर शंकराचार्य तक सब तारीफ कर रहे हैं, तो उसका क्या कहना था? उसका जवाब सुनकर मैं तो सच में हैरान रह गया। देवव्रत ने बहुत विनम्रता से कहा, और ये उनका कोट है, अभी हमारे लिए तो कुछ अचीवमेंट हुआ ही नहीं है। अच्छा। अभी तो बहुत कुछ अचीवमेंट करना बाकी है। अभी तो बस एक कदम भी नहीं रखा है हमने। ये विनम्रता ही सब कुछ कह देती है ना? इसे वास्तविक ज्ञान की पहचान बताया गया है। जब आप ज्ञान के सागर में उतरते हैं, तो आपको एहसास होता है कि आप कितना कम जानते हैं। उपलब्धि दुनिया की नजरों में ऐतिहासिक है, बहुत बड़ी है, लेकिन साधक के लिए यह एक लंबी यात्रा का बस एक छोटा सा कदम है। यह दिखाता है कि इस परंपरा में सिर्फ याददाश्त को नहीं बल्कि चरित्र को भी तराशा जाता है। निश्चित रूप से ये सिर्फ रटना नहीं है, ये एक साधना है जो आपके अहंकार को भी मिटाती है। और ये हमें इस सवाल पर भी लाता है कि हमारे असली हीरो कौन हैं। हम अक्सर मनोरंजन, खेल या राजनीति में अपने नायक ढूंढते हैं, लेकिन जो जानकारी हमारे पास है वो ये सुझाव देती है कि देवव्रत जैसे युवा जो चुपचाप हमारी हजारों साल पुरानी परंपरा को जीवित रखे हुए हैं, वो भी देश के सच्चे नायक हैं। अरबपतियों और प्रभावशाली लोगों के साथ साथ वे उस मेमोरी चेन को बनाए रख रहे हैं जो हमारी सभ्यता की नींव है। वो उस जिंदा विरासत के रखवाले हैं जो किसी भी डिजिटल आर्काइव से ज्यादा मजबूत है। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या है? हमने एक 19 साल की लड़की की याददाश्त का एक अविश्वसनीय कारनामा देखा,
5000 साल पुरानी एक ज्ञान परंपरा को आज भी जिंदा पाया। और इस पर भी बात की कि एक समाज के रूप में हमें किन चीजों को महत्व देना चाहिए। बिल्कुल। या सबसे महत्वपूर्ण बात इस मौखिक परंपरा की क्षमता और इसका अनूठापन है। ये सिर्फ रटना नहीं है जैसा कि कुछ आलोचक कहते हैं। नहीं, ये एक अनुशासन है जो मन को आकार देता है, एकाग्रता को चरम पर ले जाता है और एक संस्कृति को उस तरह से संरक्षित करता है जैसे कोई किताब या कोई डिजिटल फाइल कभी नहीं कर सकती। एक जीवित सांस लेता हुआ ज्ञान। बिल्कुल। और अंत में एक विचार जो मुझे सोचने पर मजबूर कर गया, वो ये कि ये परंपरा तभी जिंदा रहेगी जब डेटा सेंटर फेल हो जाएंगे। हाँ। ये आज के लिए एक बहुत ही प्रासंगिक सवाल खड़ा करता है। क्या सवाल? कि आज की डिजिटल दुनिया में जहां हमारा सारा ज्ञान और हमारी सारी यादें बाहरी डिवाइस पर, फोन पर, क्लाउड पर निर्भर हैं। हाँ, सब कुछ। एक ऐसी परंपरा का क्या मूल्य है जो पूरी तरह से इंसान के दिमाग में रहती है? क्या हम ज्ञान को स्टोर करने और ज्ञान को जीने के बीच का जो फर्क है उसे कहीं भूल तो नहीं गए हैं? और क्या हमारी अपनी यादाश्त, हमारा अपना दिमाग अब सिर्फ एक बाहरी हार्ड ड्राइव को चलाने का एक जरिया बनकर रह गया है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।